ये जो कोट है ना, ये सीधे मुद्दे की बात करता है। ये हमारे आज के टॉपिक के लिए एकदम सही माहौल बनाता है और हमें एक बहुत ही आम सी मानवीय पहेली के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम अक्सर उन रास्तों पर वापस क्यों चले जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आया होगा या किसी अपने को इस सिचुएशन में देखा होगा। आखिर कोई ऐसे रिश्ते में क्यों बना रहता है जो साफ तौर पर हानिकारक है? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। अच्छा, तो इस चीज को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 1 सदी पीछे, जब साइकोलॉजी की दुनिया में इस अजीब बर्ताव पर पहली बार गौर किया गया था। तो हुआ ये कि फ्रॉइड ने अपने काम बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बार बार ऐसे पार्टनर्स चुनते हैं जो उन्हें धोखा ही देंगे या ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जहां उनका फेल होना तय हो। ये ऐसा था मानो वे अनजाने में खुद को ही चोट पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हों। और देखिए, फ्रायद के लिए ये कोई मामूली बुरी आदत नहीं थी। उन्हें लगा कि ये कोई बहुत गहरी अनकॉन्शियस ताकत है जो लोगों को अपने ही भले के खिलाफ काम करने पर मजबूर करती है। एक ऐसी शक्ति जिसे समझना भी मुश्किल था और जिसका सामना करना तो और भी मुश्किल। फ्रॉइड की बातें तो खैर काफी पुरानी हैं, लेकिन आज की मॉडर्न साइकोलॉजी हमें कुछ और भी मजबूत वजह बताती हैं कि लोग इन दर्दनाक साइकिल में क्यों फंसे रहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक जाल आखिर बिछता कैसे है। तो यहां 2 बड़े मनोवैज्ञानिक जाल हैं। पहला है इमोशनल डिपेंडेंसी। इसमें होता क्या है कि जब कोई पार्टनर लगातार आलोचना करता है तो धीरे धीरे दूसरे इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और अलग होने का ख्याल भी बहुत डरावना लगने लगता है। और दूसरा है अनिश्चितता का डर। कभी कभी एक जाना पहचाना दर्द भी अकेलेपन या सब कुछ फिर से शुरू करने के अनजान डर से ज्यादा सेफ महसूस हो सकता है। और ये दोनों डर मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अब इस पूरी डायनामिक को समझने के लिए एक बहुत जरूरी शब्द है जो इस मजबूत और कंफ्यूजिंग रिश्ते को डिफाइन करता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक तरफ से हो रहा एब्यूज नहीं है। नहीं, ये एब्यूज और फिर प्यार इसी के खतरनाक साइकिल से बनता है। यही साइकिल एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जो सारे लॉजिक को फेल कर देता है और इंसान को फंसाए रखता है। इसको ऐसे समझिए जैसे स्लॉट मशीन की लत क्यों लगती है, क्योंकि वो कभी कभी बिना बताए इनाम देती है। बस यही चीज रिश्तों में भी काम करती है। प्यार के वो कभी कभार मिलने वाले पल एक मजबूत हुक बन जाते हैं जो इंसान को अच्छे दिनों के वापस आने की उम्मीद में बांधे रखते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि मामला कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है। ट्रॉमा बॉन्ड में जो उथल पुथल और ड्रामा होता है उसे अक्सर लोग पैशन या गहरा प्यार समझ बैठते हैं। चिंता को एक्साइटमेंट की तरह महसूस किया जा सकता है और इसके मुकाबले एक हेल्दी स्थिर रिश्ता बोरिंग लग सकता है। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे किसी को लगने लगे कि वो दूसरे इंसान के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, या वो लगातार रेड फ्लैग्स को अनदेखा कर रहा हो जब सारे दोस्त और परिवार वाले कह रहे हो कि कुछ गलत है, फिर भी वो उस रिश्ते को डिफेंड कर रहा हो। ये सिर्फ इमोशनल उतार चढ़ाव नहीं है, ये इस बात का इशारा हो सकता है कि रिश्ता हेल्दी नहीं बल्कि एक ट्रॉमा बॉन्ड पर टिका है। तो ठीक है, हमने साइकोलॉजिकल वजहें तो देख ली, पर कहानी इससे भी कई ज्यादा गहरी है। बात अब हमारे दिमाग की वायरिंग तक जाती है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। देखिए, हमारा दिमाग जन्म के वक्त पूरी तरह बना हुआ नहीं होता। हमारे शुरुआती रिश्ते, खासकर बचपन के, असल में हमारे दिमाग के न्यूरल सर्किट्स को बनाते हैं और यही तय करते हैं कि हम भविष्य में प्यार और लगाव को कैसे समझेंगे। ये न्यूरोसाइंस का एक बेसिक सा नियम है। जब भी हम कुछ महसूस करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं और जितनी बार वो साथ में एक्टिव होते हैं, उनके बीच का कनेक्शन उतना ही पक्का होता जाता है। अब मान लीजिए कि बचपन में कोई बहुत इंटेंस इमोशनल घटना हुई। उस घटना ने दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक मजबूत हाईवे सा बना दिया। अब एलटीपी का मतलब यह है कि आगे चलकर बस एक छोटा सा ट्रिगर, जैसे कोई आवाज या कोई अंदाज, वो उसी पुराने हाईवे पर ट्रैफिक को दौड़ा देगा और वही पुरानी तीव्र भावना फिर से जाग जाएगी। और वक्त के साथ ये मजबूत रास्ते हमारे दिमाग के लिए एक तरह से शॉर्टकट या डिफॉल्ट पाथ बन जाते हैं। दिमाग एनर्जी बचाने के लिए इन्हीं बने बनाए रास्तों पर चलना पसंद करता है।
इसलिए भले ही ये रास्ता दर्दनाक हो, दिमाग अनजाने में उसी को चुनता है, क्योंकि वो जाना पहचाना है। और मजे की बात यह है कि ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है। दिमाग का दाहिना हिस्सा और एमिगडाला ये एक तरह के ऑटो पायलट की तरह काम करते हैं, जो अक्सर हमें पता चले बिना ही हमारे फैसले ले लेते हैं। अब ये सब सुनने में काफी गहरा और शायद थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अगर दिमाग को एक तरह से वायर किया जा सकता है तो उसे रीवायर भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, पर ये एक बहुत पावरफुल रोड मैप है। इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से, ये मानने से कि एक पैटर्न है, और फिर धीरे धीरे एक्शन लेने से, ताकि नए और सुरक्षित पैटर्न बनाए जा सकें, अपने अंदर भी और दूसरों के साथ रिश्तों में भी। और ये लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये साफ साफ बाउंड्री सेट करती है और खुद को बचाने वाले बिहेवियर को मजबूत करती है। इसका हर एक पॉइंट इसी बात पर जोर देता है कि हीलिंग खुद पर फोकस करने से होती है, ना कि उस हानिकारक रिश्ते में वापस जाने से। तो हम इस चर्चा को इसी एक पावरफुल सवाल पर खत्म करते हैं, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये आसान नहीं है, पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस हमें यही बताता है कि नए अनुभवों से, नई जागरूकता से और लगातार प्रैक्टिस से हम अपने दिमाग में नए स्वस्थ रास्ते बना सकते हैं। उस चक्र को तोड़ा जा सकता है।